और यह हम देख रहे हैं संस्कृत का पेपर इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 क्लास 12 का यूपी बोर्ड का संस्कृत का पेपर, जो कि 3 मार्च 2023 को हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023, जिसका कोड है, पेपर का कोड 303 ZU। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। पूर्णांक 100 है। हालांकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, फिर भी आइए देखते हैं इसके चीज़ों को। ठीक है, तो इसको देखते हैं और 15 मिनट यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और क्वेश्चन एक यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 10 नंबर का है, यानी कि गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें अथवा करके भी दिया है, तो 2 में से कोई एक करना है आपका। 5 क्वेश्चन इसके आधार पे पूछे गए हैं, जिस पे 2-2 नंबर का 10 नंबर का है। अथ च पत्रलेखाम आयु पत्रलेखे, यहाँ से लेके आपका है इत्यादि व्यसर्जयत। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है, आप पूरा देख लीजिएगा। उपर्युक्त गद्यांश प्रणेता कौन है? तो यह चंद्रापीठ का है। तो गद्यांश के प्रणेता कौन है? वाणभट्ट है। मतलब इसको किसने लिखा है? तो वाणभट्ट ने लिखा है और चंद्रापीठ से लिया गया। और यह चंद्रापीठ के केवुरकम किम आदिश व्यर्सजत। तो यहाँ पे आपका देखिए व्यर्सजत है ना, तो यहाँ पे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अ है न शरीर संस्कारे अनादरा करणीय रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। तो इसका आप अनुवाद कर देंगे कि अपना जो है वह अनादर, शरीर का अनादर मत करना, जो कि उसके पिता कर्ण बता रहे हैं सॉरी। तो या उसकी माँ श्वेता और कादम्बरी के विषय में जो कहा गया है कि शरीर का ध्यान रखना, अनादर मत करना, उसका देखभाल करना और समय समय पर खाते पीते रहना, यही सब है। अध्वनि पद का अर्थ लिखिए। अध्वनि पद का अर्थ, इसका अर्थ होता है मार्ग में। इसका अर्थ होता है मार्ग में। ठीक है, तो 1 2 3 4 और कर्णीय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। शायद इसमें डाउट हो सकता है, यदि आपको क्लियर पता है। यदि आपको लग रहा है कि यह सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं अपने अनुसार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत का मूर्धन्य पंडित तो नहीं हूँ, जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ उसमें ठीक ठाक हम लोग प्रदर्शन कर लेते हैं और ठीक ठाक समझ लेते हैं। काम चलाओ भर, हम लोग विशेषज्ञ नहीं हैं। तो आपको जो लगे बता दीजिए। तो वहाँ पे आप लिखेंगे, ये अथवा करके दिया है ना, यहाँ पे वो कीजिए या फिर ये कीजिए, तो दोनों में से आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। मतलब कि 2-2 नंबर का है तो 10 नंबर मिल जाएगा, सभी सही हो जाएगा। तो दूसरा का गद्यांश भी आप देख सकते हैं, केवुरका पुनः से लेके दिवसम था तक है। और इसमें क्वेश्चन है अस्य गद्यांश का गद्यकारक कौन है? तो गद्य का कारक कौन है? वाणभट्ट है। वाणभट्ट हैं। पत्रलेखा कस्मै समर्पिता। महाश्वेता पुनः कुत्र अगच्छत। मया किस शब्द का धातु रूप है? तो मया आपका अस्मत् धातु का रूप है। और इसमें यह भी दिया है नास्तिमयी संदेश लघु अपि दिव्य कादम्बर्या महाश्वेता। वाह रेखांकित शब्द का अंश का अनुवाद कीजिए, यह कर देंगे। दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन 2 है, कुल 20 क्वेश्चन है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम 100 अंक में करना है। यह 4 नंबर का है। महाश्वेता, चंद्रपीठ, पत्रलेखा। हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन और दूसरे में, यह कादम्बरी जो कि वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, उसी से एक अंश है, चंद्रापीठ कथा के नाम से है, उसी से लिया गया है। वहीं कक्षा 12 के सिलेबस में भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, गद्य सम्राट वाणभट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। हिंदी या संस्कृत, जिसमें आपको आए उसमें कर दीजिए। आप संस्कृत में भी बीच बीच में करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह 4 ही नंबर का है, तो हिंदी में कीजिए या संस्कृत में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो गद्य सम्राट वाणभट्ट की गद्य शैली का इसमें चित्रण करना है। अगला क्वेश्चन है 4 का अ, सुकनासा कस्य मंत्री आसीत। तो इसका सही आंसर है सुकनासा तारापीडस से मंत्री आसीत। तो यहाँ यह हो जाएगा। चंद्रापीडस से बाल मित्रम कह आसीत। तो वैशंपायन कौन है? वैशंपायन। अगला क्वेश्चन है 5, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यह आपका कालिदास के द्वारा लिखे गए रघुवंशम
कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं रघुवंशम से, और रघुवंशम एक महाकाव्य है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो श्लोक है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, संदर्भ किसी का गलत होगा नहीं, और आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तिष्ठ वस्य से मृता या मानम से लेके आपका है नरसिंहम तक, इसमें राजा दिलीप के दानवीरता कर्तव्यनिष्ठता की कहानी रहती है, तो यहाँ से आप इसको व्याख्या कर लीजिएगा। और दूसरा है, दोनों में से कोई एक करना है, तम विस्मित से लेके किमुतान्य हिंसरा तक। तो ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 भी आपका रघुवंशम से ही लिया गया है। लिखित में एक श्लोक की संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तथे तो गामुक्तवे दिलीपः, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है पिंड मीवा मिसस्य से लेके यह कीजिए या फिर यह कीजिए। संदर्भ तो वहीं रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम से लिया गया है। या तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, महाकवि कुलगुरु महाशिरोमणि कालिदास के द्वारा विरचित रघुवंशम से लिया गया है। तो यहाँ पे लिखिए संबंध माँ भाषण पूर्व माहू से लेके आपका बिहंतुम तक। अगला क्वेश्चन 7 है, अगला क्वेश्चन 7 है महाकवि कालिदास की काव्य शैली को संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में लिखना है। यह भी 4 नंबर का है। कालिदास पहले तो वाणभट्ट का था, अब क्या है कालिदास का काव्य शैली को संक्षेप में लिखना है, हिंदी या फिर संस्कृत में। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 है दिलीपस्य दयिता कासित, तो दिलीपस्य दयिता सुदक्षिणा आसीत, किमर्थ दिलीपा नंदनी मसेवत, क्यों नंदिनी की सेवा कर रहे, तो संतान के लिए, तो संतान है। ठीक है, संतान है। अगला क्वेश्चन 9 है कि एक श्लोक के संदर्भ में हिंदी सहित व्याख्या कीजिए। तो यह आपका अभिज्ञान शकुंतलम से है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखित नाटक है, और इसमें आपको संदर्भ लिखना है कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से उद्धृत है, चतुर्थ सर्ग से। और इसके बाद इसके यहाँ पे अ या फिर आ का किसी एक का आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है। ठीक है, अभी न जब तो भरतु से लेके आपका यहाँ तक है सुचम गणी स्यसी तक, या फिर सुश्रु स्व से लेकर कुल स्याध्याय तक। क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10 क्या है कि निम्नलिखित में किसी एक सूक्त की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अर्थो ही कन्या परकीय वये, या फिर अति स्नेह पाप संकी, या फिर शांत अनुकूल पवनश्च शिवश्च। तो सबसे आसान तो ये लग रहा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, मतलब कि जो ऋषि कण्व है उनकी जो पालिता पुत्री शकुंतला है उनसे कह रहे हैं कि जो कन्या होती है, स्त्रियां होती हैं, वह पराया धन होती है, और पिता के रूप में एक धरोहर के रूप में हम उसकी रखते हैं। उसके बाद तो सब कुछ वह पिता के घर पति के घर पर ही जाकर रहती है, यानी कि कन्या पराया धन होती है। इसी के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन 11 है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुरांक के आधार पर नाटककार कालिदास की नाट्य शैली का हिंदी अथवा संस्कृत में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 100 अंक है और 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 12 है। 12 का अ है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में शकुंतला की विदाई का दृश्य है, तो चौथे अंक में है। चौथा अंक सिलेबस में भी है विदाई, और सबसे महत्वपूर्ण अंक भी चौथा है, और इसी में वर्णन है। और आ वाला जो क्या है, शकुंतला विरहतिम शून्यमीव तपोवन कथम भविष्यापि, इस कथन से संबंध अभिज्ञान शकुंतलम का अंग है, तो यह भी चौथा है। हो सकता है इसमें डाउट हो, क्लियर हमें नहीं पता है। आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स करके लिख दीजिएगा। ठीक है, हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि चौथा ही होगा। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। संस्कृत में निबंध लिखिए। ठीक है, संस्कृत में निबंध लिखिए। 1 मिनट रुके, 1 मिनट। सब कुछ सही है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमें अलर्ट करना था कि यहाँ पे देखिए जो है एक श्लोक की संस्कृत में आपको व्याख्या करना है। संस्कृत में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अभिज्ञान शकुंतलम से है उसका एक क्वेश्चन संस्कृत में आपको करना है, तो आप वैसे ही लिख देंगे अह लगा के। और जो उस पर ध्यान दीजिएगा, जो अगली बार परीक्षा देंगे वह भी ध्यान रखें इसका, और जो दे चुके हैं वह भी ध्यान रखें, और जो दूसरा देगा एक हिंदी में देगा। तो 7 नंबर का है, 7 नंबर का। ठीक है, एक हिंदी एक इंग्लिश, सॉरी एक हिंदी एक संस्कृत में आपको इसकी व्याख्या करनी है, और 7 नंबर का दोनों है। इसके बाद यह कहाँ से है, अभिज्ञान शकुंतलम से ही यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। नाटक हिंदी संस्कृत वाला।
और 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन हमने बता दिया कि क्या है, और थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी हम करते हुए चल रहे हैं। 12वां भी आपका हो गया। अब हम 13 पे बढ़ते हैं। तो एक विषय पे आपको 10 पंक्तियों में सॉरी निबंध लिखना था। उद्यमेन ही सिंध्यति कल्याणी न मनोरथा, संस्कृत भाषा महत्तम, आचारा परमो धर्म, या फिर अस्माकम देशा। तो इन्हीं चारों में से लिख दीजिएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा सबसे सरल के रूप में अस्माकम देशा या फिर संस्कृत भाषा या महत्तम के बारे में। क्वेश्चन 14 है, रूपक अलंकार को हिंदी अथवा संस्कृत में परिभाषित कीजिए। यानी इसकी परिभाषा लिखना है हिंदी या संस्कृत में, आप लिख सकते हैं किसी एक में, या फिर आप उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिख सकते हैं। तो उपमा अलंकार लिखेंगे तो उसका उदाहरण संस्कृत में लिखना होगा। यदि रूपक लिखते हैं तो हिंदी में या फिर संस्कृत में उसका परिभाषा लिख सकते हैं। 3 नंबर का है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सड़क के दोनों ओर आम के पेड़ हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निष्कति, मतलब वहीं जो निकलती है। सड़क के दोनों ओर आम के पेड़ हैं, तो दोनों ओर मतलब अभिता या फिर उभयता जो हो जाता है। सड़क का मार्ग हो जाता है, आम का आम्र हो जाता है, वृक्ष का पेड़ का वृक्ष हो जाता है, कास्थी आपका हो जाता है। वह पैर से लंगड़ा है कर सकते हैं। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो राम लक्ष्मण सह गच्छति। बालों को मिठाई अच्छी लगती है, बालका मोदकम रोचते। पिता पुत्र को पाप से बचाते हैं, तो यह आप कर सकते हैं। आपको यदि सही सही आता है तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन पे 2-2 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। सही से आप अनुवाद कर देते हैं तब विभक्ति कारक और वचन लगाकर। 16वां है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। सिंहात पुत्रम रक्षति, हरे रोचते भक्ति, देवभ्यो नमः। तो किसी एक में नियम निर्देश का आपको जो रेखांकित पद है उसमें बताना है नियम निर्देश। यानी कि सिंहात में पंचमी विभक्ति एक वचन, ए रे में कौन सा विभक्ति है, देवभ्यो में कौन सा विभक्ति है, यह आपको नियम बता देना है कि कौन सा विभक्ति है, किस आधार पे, कौन से सूत्र के आधार पे यह लगता है। और विष्णवे नमः, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति है। डाउट क्वेश्चन है, यदि आपको 16 के अ और आ में कुछ भी गलत लगे कि हाँ यहाँ पे गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम अपनी जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए। अगला है 17 का, निम्नलिखित पदों में किसी एक का समास विग्रह कीजिए। यथाशक्ति, शिव केशव त्रिभुवन। तो इसको तो पहले हम समास विग्रह बता दें। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी कि अव्ययीभाव समास। शिव केशव, शिव और केशव, यह आपका हो गया कौन सा, द्वंद्व समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन आपका हो गया द्विगु समास, जिसमें अंक आ जाए त्रिभुवन। तो इसको लिखना था त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसका समास विग्रह कर सकते हैं। शिव, इसको भी कर सकते हैं, शिव च केशव च, ऐसे कर सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार, इसको भी आप कर सकते हैं। राम कृष्णों में कौन सा समास है, तो राम और कृष्ण, तो इसमें क्या है आपका द्वंद्व समास है। दिगंबर का विधायक सूत्र क्या है, तो दिगंबर का जो तो संधि विच्छेद क्या होता है, दिक प्लस अंबर, और दिक प्लस अंबर होता है, और इसका जो विधायक सूत्र होता है अतोरो सुप्लु ता प्लुते। ठीक है, यही होता है अतोरो स्लुप ता सुप्लु ता द प्लुते। सत पात्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सद प्लस पात्रम होगा, और ये जो आधा द है वह ता में बदल जाएगा। ठीक है, ता में बदल जाएगा, तो इसका सद प्लस पात्रम। 19 का क्वेश्चन है आपका, वारिड़े में कौन सी विभक्ति है, तो वारिड़े में शायद आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यदि कहीं पे गलत लगे तो आप उसको बता दीजिएगा कि कौन सी विभक्ति और वचन है। मनस शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या होगा, तो इसका क्या होगा आपके, तो मन से होगा, मन से। मनस शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, मन से। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लवलेही पद का पुरुष व वचन लिखिए। तो लवलेही पद का पुरुष आपका, तो यह विधिलिंग का हो जाएगा उत्तम पुरुष द्विवचन। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष विधिलिंग में आता है, विधिलिंग
पठेत पठेताम पठेयु तल्लवे ही, ऐसे ही आता है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में यह आता है। सेव धातु के लट लगा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो सेवे होगा। क्या होगा? सेवे होगा। यह 1 नंबर का है। लवे पुरुष वचन है, 2 नंबर का है। नैनम पद में प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। तो नैनम में आपका क्या हो जाएगा? नी प्लस ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय, जिसमें लास्ट में म रहता है और ल्यूट प्रत्यय होता है, 1 नंबर का। गौरी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इंगिसा प्रत्यय है, यह भी 1 नंबर का है। तो इस प्रकार से यह समाप्त हुआ। सभी नहीं, सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यानी कि जैसे कि इंग्लिश में होता है अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसी को कहते हैं वाच्य परिवर्तन। एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदलना। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, यही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। यह पहले से ही आपका कर्मवाच्य में है। तेन विद्यालयम गम्यते, तो इसको आप हम लिख सकते हैं सह विद्यालयम गच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन। कृषक जलम पीबते, तो कृषकेन जलम पीबते ऐसे लिख सकते हैं। तया गम्यते, तो सह गच्छति, ऐसे हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो आसानी से, यानी कहने का मतलब वही है कि आपका कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और पूरे यूट्यूब पर संस्कृत के पेपर आपको या तो नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इसके स्टूडेंट भी कम हैं और इसको बताने वाले भी कम हैं। हम मानते हैं कि कुछ इसमें हमने हो सकता है त्रुटियाँ बताई हों, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हाँ संस्कृत को समझते ज़रूर हैं और करते भी हैं। और संस्कृत विषय में हमारा हाई स्कूल इंटर में डिक्टेंशन भी रहा है, तो आप तो यकीन कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव शिकायत भेज सकते हैं। और नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपके साथ ऐसे ही बहुमूल्य वीडियो पहुंचता रहे। हाँ, इसमें आपको छलावा कोई नहीं, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर बताते हैं ऐसा हुआ, केवल गलत खबरें फैलाते हैं या फिर आधी अधूरी बताते हैं। वैसा नहीं है, ठीक है। आपको जब भी बताया जाएगा, कभी भी आपका समय ख़राब नहीं किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।